Good morning, everyone, and welcome to the class. We have started the chapter, the Cold War era, which is your first chapter in first book, Contemporary World Politics, and under this chapter we have discussed about the Second World War. What were the main countries, the countries which were involved in Second World War? How this Second World War comes to an end, and we have started discussion about the consequences of the Second World War, and we have seen that before the Second World War, in the whole world there was dominance of Europe, and in Europe the most important, the most powerful countries were Britain and France. But during the Second World War, these countries have to experience a lot of financial loss, lot of devastation took place in these countries, and what we find that because of Second World War, the condition of Europe changes drastically. What happens that Europe, which was known as the country of creditors, comes to be known as the country of debtors after the Second World War. Because Second World War का डिवास्टेशन जो है वो यूरोप को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है. यूरोप का जो दबदबा था, जो डोमिनेंस था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो ख़त्म हो जाता है. ओके. And with this, what happens that in the world scenario, in the world politics scenario, what we find that two new superpowers emerges. One is USA and the another is USSR. ठीक है. About these countries we have discussed in the previous class, है ना. यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही अलाइड पावर्स थे, दोनों ही ने मिलकर के इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, और जो जीत होती है वो अलाइड पावर्स की थी. और उसके बाद जिस तरह से एंड होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जो लास्ट इवेंट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, दैट वाज dropping of nuclear bomb and on Hiroshima and Nagasaki on 6th and 9th August respectively, है ना. उस के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है, एंड दिस न्यूक्लियर बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड बाय यूएसए. तो आफ्टर दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ यूरोप, टू न्यू सुपर पावर्स इमर्ज. On what criteria, on what aspect we can say that these were the superpowers? क्यों हम इनको सुपर पावर्स कह रहे हैं? अगर हम इनकी इकोनॉमी को कंपेयर करें बाकी जो वर्ल्ड की कंट्रीज थे उनकी इकोनॉमी के साथ, अगर हम इनको कंपेयर करें तो व्हाट वी फाइंड कि ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इनका हो चुका था. काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत आगे जा चुके थे इनकी जीडीपी का ग्रोथ रेट, एवरीथिंग वाज वेरी हाई. तो इकोनॉमिक टर्म्स पे ये बहुत आगे जा चुके थे. दैट वाज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ सुपर पावर, है ना. देन मिलिट्री स्ट्रेंथ. मिलिट्री स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज़्यादा थी. अगर वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो यूएसए और यूएसएसआर के पास जितना मिलिट्री पावर था, जितनी स्ट्रेंथ थी, उतना और किसी के पास भी नहीं था. और न्यूक्लियर वेपन जैसे कि हम देख रहे हैं यूएसए हैज़ यूज्ड, तो न्यूक्लियर वेपन भी इनके पास था. दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर बीइंग द सुपर पावर, है ना. तो ये दो मेन रीज़न है. इसके अलावा एक तरह का एक कल्चरल सुप्रीमेसी भी हमें देखने को मिलता है. इन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों सुपर पावर्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आए. ठीक है.
अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, कि ये जो यूएसए और यूएसएसआर जो दो सुपर पावर्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि हर एस्पेक्ट में मिलिटरली इकोनॉमिकली बहुत ही आगे बढ़ चुके थे अदर कंट्रीज से, इनके बीच का आपसी रिलेशन अगर हम देखें तो वो क्या था, आपस में ये कैसे क्या संबंध था इनके बीच में। तो इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी अपॉन विच these two countries were based, and you have read about these ideologies in class 11. यूएसए जिस आइडियोलॉजी पर बेस्ड था उसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म, और यूएसएसआर जिस आइडियोलॉजी पर बेस्ड था उसको हम कहते हैं सोशलिज्म। अगर इसको यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, सोशलिस्ट, ये है सोशलिज्म। यू हैव रेड अबाउट इट। क्या है कैपिटलिज्म और क्या है सोशलिज्म? ये दोनों न सिर्फ दो डिफरेंट आइडियोलॉजी हैं, बट दीज आर कंप्लीटली ऑपोजिट आइडियोलॉजीज। दोनों दो डायरेक्शन, दो बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने वाली ये दो आइडियोलॉजीज हैं, दोनों दो अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली आइडियोलॉजी है। ठीक है, जैसे अगर कैपिटलिज्म को हमने जब लास्ट क्लास में आप वो पढ़ रहे हैं सोशल जस्टिस का जो चैप्टर था, जो हमारी सेकेंड बुक थी जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज को देखा, उसमें सोशल जस्टिस को जब हमने डिस्कस किया था तो दो चीज़ें आई थी ना, फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवीन्ड इकोनॉमी, यही है। अभी उसको हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये होता है फ्री मार्केट, कैपिटलिज्म एज फ्री मार्केट एंड सोशलिज्म एज स्टेट कंट्रोल। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। इसके मेनली दो एस्पेक्ट हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ दीज टू आइडियोलॉजीज। अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है? कैपिटलिज्म जो है वो, उसमें जो मेन स्ट्रेस होता है, व्हाट इज द मेन स्ट्रेस इन कैपिटलिज्म? द मेन स्ट्रेस इन कैपिटलिज्म इज फ्रीडम। किसकी फ्रीडम इंपॉर्टेंट है कैपिटलिज्म के अंदर? इंडिविजुअल्स की फ्रीडम इंपॉर्टेंट है ना। कैपिटलिज्म के अंदर individual is more important than the state, individual is more important than the society, and that is why freedom of individual is given primacy. And what do you mean by freedom of individual? freedom of individual का मतलब ये होता है कि market जो है that will be open, there will not be any kind of interference from the state. Open competition will be there in the market. In the competition, everyone can participate. It will be free and open for all. Only merit is the criteria. One who has the merit will achieve success. This is capitalism. सबको आज़ादी है compete करने की, सबके लिए जो मार्केट है वो ओपन है, फ्री है। Everyone can participate in the economic activity. जिसके अंदर टैलेंट होगा वो आगे बढ़ेगा, जिसके अंदर टैलेंट नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। Everything is free and fair. There is not any kind of interference from any side. सब कुछ छोड़ दिया गया। अगर किसी चीज़ का प्राइस डिटरमाइन करना है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या होगी, तो दैट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? किसी चीज़ का प्राइस कब बढ़ता है? जबकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है ना। तो दीज आर द मार्केट फोर्सेस। मार्केट जो है, मार्केट के ये फोर्स है, इसी से प्राइस डिटरमाइन होता है। डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है,
डिमांड है ही नहीं, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस घट जाएगा, है ना। डिमांड भी हाई है, सप्लाई भी हाई है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये चीज़ें मार्केट डिसाइड करती है। स्टेट को कुछ भी काम नहीं है उसमें इंटरफेयर करने का, क्योंकि फ्री इकोनॉमी है। इकोनॉमी इज फ्री, मार्केट इज फ्री, इट इज टोटली बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन एंड कॉम्पिटिशन इज फ्री एंड ओपन फॉर ऑल। ठीक है, जैसे in our country also we have the provision of subsidies. What is the subsidy? क्या होता है सब्सिडी? कि हमें गैस सिलेंडर पे या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत बेसिक नीड की चीज़ें होती हैं, वी गेट सब्सिडी ऑन दैट। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सब्सिडी का मतलब ये होता है कि एक्चुअल प्राइस जो सामान का है उससे कम प्राइस में वो सामान हमको मिल रहा है। सपोज गैस सिलेंडर की एक्चुअल प्राइस 600 है, बट वी आर पेइंग ₹400 फॉर गैस सिलेंडर। ठीक है, तो 200 रुपया हमें क्या हो रहा है, हमारा बच रहा है। एक्चुअली हमको 600 पे करना था, बट बिकॉज द स्टेट हैज गिवन दिस सब्सिडी, बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग इट एट 400। तो ये 200 रुपया जो है ये क्या है, दिस इज सब्सिडी, जो कि गवर्नमेंट इसलिए ये प्रोवाइड करती है ताकि लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो अगर हम सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तो उसको हम क्या करेंगे, दैट विल नॉट बी अ प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि प्राइस को आप डिटरमाइन नहीं करेंगे। द स्टेट इज नॉट देयर टू इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। The state has nothing to do with the economy. Economy will be determined by the forces of the market, that is demand and supply, है ना। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट होते हैं, इंडिविजुअल की फ्रीडम इम्पॉर्टेंट होती है। आपको अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की पूरी आज़ादी मिली हुई है। आप किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, और आप अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी अर्न कर सकते हैं। यू हैव द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना। इसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म। अब दूसरी तरफ हम आते हैं सोशलिज्म पे। सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म इसका जस्ट अपोजिट होता है। इन सोशलिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इम्पोर्टेंट? सोसाइटी। Society is more important than individual, and that is the reason the freedom of individual is not as important as the equality in the society. In capitalism, we have seen the freedom of individual is important, but in socialism, it is said that अगर freedom हम देते हैं लोगों को, economic freedom पूरी तरह से दे देंगे, तो the people will not be able, there will be many people who will not be able to compete in that type of open and free market. उनको कुछ प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, उनको आगे लाना पड़ेगा। जो आगे जा रहे हैं उनको पीछे लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में इक्वालिटी चाहिए। तो इन सोशलिज्म द स्ट्रेस इज ऑन इक्वालिटी, in capitalism the stress is on freedom. okay, तो इक्वालिटी पे जब हम जोर डालते हैं, जब हमारा स्ट्रेस इक्वालिटी पे होता है, तो हमको क्या चाहिए? हमें ये करना पड़ता है कि स्टेट स्टार्ट प्लेइंग अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, क्योंकि हमको इक्वालिटी लाना है। जो स्टेट है उसका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिव ऑफ द स्टेट इज टू ब्रिंग equality, is to make egalitarian society. egalitarian क्या होता है ये egalitarian? egalitarian का मतलब वो सोसाइटी जो इक्वालिटी पर बेस्ड हो। ठीक है, तो सोशलिज्म के अंदर इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। सोशलिज्म के अंदर इंडिविजुअल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट होता है, इंडिविजुअल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोसाइटी होती है, और इसीलिए सोशलिज्म के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। पीपल हैव नो राइट टू
to acquire or to maintain this private property. प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है सोशलिज्म के अंदर, बिकॉज सोशलिज्म जो है, जिसमें कि मार्क्स ने भी अपना सोशलिज्म का आइडियोलॉजी दिया, जिसको हम मार्क्सिज्म कहते हैं. And you have read about this Marxism in class 11th also, in which Marxism says that private property is the root cause for the gap between the rich and the poor. Whatever differences between different classes is existing in society, that is because of private property. So if you want to make an egalitarian society, if you want to fill this gap between the rich and the poor, what is required? Abolish this private property. There is no need of private property. ये मार्क्स का कहना था, यही मार्क्स ने अपनी आइडियोलॉजी दी थी. और मार्क्स का जो आइडियोलॉजी है दैट इज मार्क्सिज्म. मार्क्स की ने सोशलिज्म के बारे में ही बताया है ना. तो इसी को हम सोशलिज्म कह रहे हैं, जहाँ पर कि स्टेट जो है वो स्टेट इज प्लेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी. पूरी की पूरी चीजें जो है स्टेट के अंदर, इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी, क्या करना है क्या नहीं, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द स्टेट. द स्टेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द इकोनॉमी इन अ सोशलिस्ट कंट्री. ठीक है, क्यों ये स्टेट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बिकॉज द मेन एम ऑफ द स्टेट इज टू abolish the differences between the rich and the poor. The main aim of the state is to make an egalitarian society. ठीक है, तो ये हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट हुआ. इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम समझ लेंगे. इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ओपन एंड फ्री इकोनॉमी होती है कैपिटलिज्म में, और सोशलिज्म में क्या होता है? स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, है ना. देन सेकेंड अगर हम देखें तो फ्री एंड फेयर कंपटीशन होती है इसमें. यहाँ पर कंपटीशन इज नॉट देयर. प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट होता है, राइट टू प्रॉपर्टी. है ना. और यहाँ पर क्या हो जाता है? एब्सेंस ऑफ private property. Or the most important thing, individual is more important than society. और जब हम सोशलिज्म में देखेंगे तो सोसाइटी बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल, है ना. सोसाइटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल. ठीक है, ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट. अब इसी कॉन्सेप्ट पे रसिया में रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, और उसके बाद वहाँ पे लेनिन के लीडरशिप में रेवोल्यूशन हुआ था, है ना. और उसके बाद वहाँ पे सोशलिज्म को लाया गया, और सोशलिज्म के अंदर यही सब चीज़ें वहाँ पर की गई कि द इकोनॉमी शुड बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, कंपटीशन इज शुड नॉट बी देयर, शुड नॉट, क्या कंपटीशन रहेगा ही नहीं, देन प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा, है ना. एंड society is more important than individual, and that is why their stress is on equality, their stress is on freedom. This is the most important thing.
कि जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो कैपिटलिज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज अराउंड फ्रीडम, और जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज अराउंड इक्वालिटी। अब इसी से हम दूसरे एस्पेक्ट पे जाएंगे एंड दैट इज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ठीक है, अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट से क्या मीन कर रहे हैं? पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखिए, जहां पर हमने कैपिटलिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो कैपिटलिज्म का जो मेन जो उसका कॉन्सेप्ट होता है दैट इज लिबरल डेमोक्रेसी। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी क्या हो? लिबरल, यू नो द मीनिंग ऑफ लिबरल। हमने लिबरलिज्म के बारे में भी बहुत डिटेल में तो नहीं, बट ये चीजें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। 11th में हमने इसको देखा था। तो लिबरलिज्म जो है वो इस पे बेस्ड होता है कि इंडिविजुअल की इम्पोर्टेंस है ना, हर इंडिविजुअल की इम्पोर्टेंस है, और इंडिविजुअल तभी अपने पर्सनालिटी का पूरा डेवलपमेंट कर सकता है जबकि उसको एक फ्री एनवायरनमेंट मिले जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ही मिल सकती है। अदर देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज नॉट पॉसिबल कि उसको एक फ्री एनवायरनमेंट मिले जिसमें कि वो अपने पर्सनालिटी को पूरी डेवलपमेंट कर सके। तो ये होता है लिबरल डेमोक्रेसी, कि एक ऐसा माहौल देना जिसमें कि इंडिविजुअल अपने पर्सनालिटी को पूरी तरह से डेवलप कर सके। ठीक है, तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो कैपिटलिज्म का है उसमें भी फ्रीडम पर ही स्ट्रेस किया गया है। इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है और इसलिए लोगों को बहुत सारे राइट्स मिले होते हैं, हर तरह के राइट्स मिले होते हैं एक कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर, जिसमें पॉलिटिकल राइट्स भी है, सिविल राइट्स भी है, इकोनॉमिक राइट्स भी होते हैं, हर तरह के राइट्स लोगों को मिले होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू डेमोक्रेसी होती है, जैसे कि मल्टी पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम का होना, देन रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शंस का होना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना। तो जो कैपिटलिस्ट कंट्री होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इनके लिए डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंस होता है, जनता का शासन। क्या है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल। तो जब रूल ऑफ द पीपल की बात करें तो पीपल आर इम्पोर्टेंट, है ना, इंडिविजुअल आर इम्पोर्टेंट, इंडिविजुअल्स आर इम्पोर्टेंट, नॉट द स्टेट इज इम्पोर्टेंट। स्टेट का अपने आप में कोई अहमियत नहीं है, स्टेट हैज नो एंटिटी इन इटसेल्फ। किसके लिए स्टेट बना? इंडिविजुअल के लिए। तो कौन इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल या स्टेट? इंडिविजुअल। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कैपिटलिज्म। इसके अंदर ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसमें हम यही देखते हैं, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। स्टेट अगर बनता है तो इंडिविजुअल के लिए, स्टेट का प्राइम जो काम है वो है इंडिविजुअल के लिए सब कुछ प्रोवाइड करना। अब जब हम सोशलिज्म के अंदर आते हैं तो सोशलिज्म में हम क्या देखते हैं कि सोशलिज्म जो है उसमें डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाता है। क्यों खत्म कर दिया जाता है डेमोक्रेसी को? क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर हम इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो क्या होगा, सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी आएगी, रिच और पुअर के बीच के गैप को हम कभी भी फिल नहीं कर पाएंगे अगर हम इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इनके लिए ये होता है सोशलिज्म के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि स्टेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल नहीं इम्पोर्टेंट है, स्टेट इम्पोर्टेंट है। तो अगर स्टेट इम्पोर्टेंट है तो किसके पास ज्यादा पावर होगा? स्टेट के पास ज्यादा पावर होगा, और इसलिए इंडिविजुअल के जो भी फ्रीडम है उन सबको पूरी तरह से कर्टेल कर दिया जाता है। जैसे कि हालांकि ये बातें जो हैं जिसकी हम अभी पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, इट वाज नॉट देयर इन द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म और मार्क्सिज्म, इसकी बात नहीं है। बट जब प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट किया गया थ्रू दिस रशियन रेवोल्यूशन,
जब यूएसएसआर बनता है तो क्या हम देखते हैं कि वहां पर जो सिस्टम प्रिवेल करता है दैट वाज टोटली नॉन डेमोक्रेटिक। क्योंकि जैसे ही लेनिन इलेक्शन करवाते हैं और रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता है, वो क्या करते हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम को ले आते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम क्रश, खत्म, किसी को भी पार्टी बनाने का अधिकार नहीं होगा, ये वो नया रूल बना देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है। और इसके साथ ही क्या होता है, जैसे ही सिंगल पार्टी सिस्टम पे हम आएंगे डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। डेमोक्रेसी कैन नॉट बी देयर इफ द कंट्री इज अडॉप्टिंग सिंगल पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो हमें देखने को मिला इन ऑल द सोशलिस्ट कंट्री, यही ट्रेंड मिली कि सिंगल पार्टी सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट किया। इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शंस होते हैं, बट जब पार्टी ही नहीं है, ओनली वन पार्टी इज देयर, when we are not having any options, then what is the utility of the election? That type of election is meaningless. तो वो सिर्फ एक नाम की बात है कि लगना चाहिए कि हाँ डेमोक्रेसी है, बट एक्चुअली डेमोक्रेसी इज नॉट देयर, है ना। तो इस सोशलिज्म के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट करके डेमोक्रेसी का एंड किया जाता है, और क्या होता है कि लोगों के राइट्स को भी खत्म कर दिया जाता है। जितने राइट्स एक कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर लोगों को मिले होते हैं, उतने राइट्स एक सोशलिस्ट कंट्री के अंदर लोगों को नहीं मिले होते हैं। लोग जो होते हैं, पीपल जो होते हैं, एक तरह का जिसको हम कहेंगे ऑथोरिटेटिव रूल प्रिवेल करती है, जिसमें स्टेट इज इम्पॉर्टेंट, इंडिविजुअल इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है जिसको कि जब यूएसएसआर बना तो इसी तरह से वहाँ सिस्टम आगे बढ़ी। और ये इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना है कि जो 1917 का रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, एक्चुअली पहली बार इस रेवोल्यूशन के थ्रू एक आइडियोलॉजी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया गया। जो आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी, कार्ल मार्क्स ने जो अपनी आइडियोलॉजी दी थी सोशलिज्म की, उसको जिसको मार्क्सिज्म भी कहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ, ठीक है। और 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होता है और उसके बाद यूएसएसआर जो है वो बनकर के तैयार होता है, और इसके अंदर पूरी की पूरी जो स्टेट था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बना रहता है, और स्टेट के अलावे इंडिविजुअल के कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो इन दिस वे व्हाट वी सी कि जो दो सुपर पावर्स बने आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो सुपर पावर तो है, हर एस्पेक्ट में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये दोनों सुपर पावर्स दो बिल्कुल ही ऑपोजिट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों दो बिल्कुल ही अपोजिट आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। और ये जो आइडियोलॉजी, एक तो दोनों सुपर पावर है, दोनों के पावर्स बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर थे। तो जब भी हम देखते हैं, सपोज जस्ट थिंक अबाउट योर सराउंडिंग्स, लाइक योर क्लासरूम। इन योर क्लासरूम अगर दो जने हैं जिनको 100 में 95 आता है एग्जाम में, कभी 94, कभी 95, 94, 95, 96, ऐसे दो तीन एक दो नंबर आगे पीछे रहते हैं, तो क्या होता है उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो जाता है। ये नेचुरल है, इट्स ह्यूमन नेचर कि कि हमारे अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है कि हम उससे हमको ज़्यादा आ जाए, एक नंबर ही सही बट ज़्यादा आ जाए, है ना। तो जब दो सुपर पावर्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आते हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड दैट टू वी सी कि दोनों ही दो ऑपोजिट आइडियोलॉजी पर बेस्ड थे, तो इनके बीच का जो आपसी रिलेशन था वो कैसा होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, है ना। उनके बीच का जो आपसी रिलेशन है वो कैसा होगा, राइवलरी वाला होगा। दोनों एक दूसरे के आगे निकलने की कोशिश करेंगे, दोनों ये चाहेंगे कि हमारा पावर्स जो है वो ज़्यादा हो, उसकी पावर कम हो जाए। अब ये पावर की जो लड़ाई है ना, इसी को हम कोल्ड वॉर कह रहे हैं। कोल्ड वॉर जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट होता है,
और जो सिचुएशंस होते हैं उसके कारण ही कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, जिसमें कि ऊपर से एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, कोई राइवलरी नहीं दिखाई नहीं दे रही, बट एक्चुअली राइवलरी इज देयर, और इसी राइवलरी को कंटिन्यू किया जाता है थ्रू कोल्ड वॉर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।